बात करते हैं वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के अंदर संबंध। तो मैं आपको बता देता हूं कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में जो संबंध होता है कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। फोकस दूरी की दोगुनी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या होती है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है कि जैसे एक अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण का ये मुख्य अक्ष है। इस मुख्य अक्ष का जो केंद्र होता है, इस गोले का जो केंद्र होता है उसे बोलते हैं वक्रता केंद्र। तो इस वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव तक की जो दूरी है उसे बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ये वक्रता केंद्र है सी, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच यानी ये बिंदु P ध्रुव, इसके बीच का जो बिंदु होता है उसे बोलते हैं फोकस बिंदु। और फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे बोलते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी स्मॉल एफ। तो आपको ये संबंध जो है वो व्युत्पन्न करना है कि किस तरह से ये संबंध आता है। तो हम मानते हैं कि कोई एक वस्तु है जहाँ से जो प्रकाश की किरण है वो इस तरह से आपतित हो रही है। तो जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है वो कहाँ से गुजरती है परावर्तन के पश्चात? वो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती हुई दिखेगी आपको इस तरह से। अब हम इस बिंदु पे क्या करते हैं, एक अभिलंब डालते हैं, लंब डालते हैं। तो हमेशा किसी गोल सतह पर अगर लंब डाला जाता है, किसी गोल सतह के ऊपर लंब डाला जाता है तो वो लंब जो है हमेशा उसके सेंटर से गुजरता है। गोल सतह के ऊपर अगर हम यहाँ पे लंब डालें, यहाँ पे लंब डालें, तो वो लंब जो है वो हमेशा कहाँ से गुजरेगा? उसके केंद्र से होकर गुजरेगा। अगर सतह पे लंब डालें, यहाँ पे लंब डालें तो वो हमेशा उसके केंद्र से गुजरता है। तो जब हम यहाँ पे लंब डालते हैं तो वो जो लंब होगा वो कहाँ से गुजरेगा? इसके केंद्र से होकर गुजरेगा। और जो अभिलंब होता है, परावर्तन के नियम क्या कहते हैं कि प्रकाश किरण जिस अभिलंब, और ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है और ये परावर्तित किरण है। तो अभिलंब के साथ आपतित किरण का कोण और परावर्तित किरण का जो कोण है वो दोनों क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो अभिलंब है ये, इस अभिलंब के साथ आपतित किरण का जो कोण और परावर्तित किरण का जो कोण है वो दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो नाम दे देते हैं हम लोग एम एन सी एफ, ये नाम है। तो एम एन लाइन पे यहाँ पे जो कोण बन रहा है कौन सा? इसे नाम दे दो कोण एक, इसे नाम दे दीजिए आप कोण दो। यहाँ पे जो कोण बन रहा है उसे कोण तीन दे दीजिए। तो यहाँ पे परावर्तन के नियमों से हम बोल सकते हैं, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से बोल सकते हैं कि परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है? बराबर। यहाँ आपतन कोण कौन है? कोण एक, और कोण दो क्या है? बराबर है। दूसरा देखिए कि एम एन लाइन जो है वो इस वाली लाइन की सी एफ लाइन के क्या है? समांतर है। तो एम एन जो रेखा है वो सी पी रेखा के क्या है? समांतर है। सी पी रेखा के समांतर है। जब दो लाइनें समांतर होती हैं, जब दो लाइनें क्या होती है? समांतर होती है, इनको जो तीसरी लाइन काटती हैं तो ये जो दो कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, एकांतर कोण। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों लाइनें समांतर हैं, तो यहाँ पे एक तिरछी लाइन जो है वो इन दोनों को काट रही है। तो यहाँ पे ये जो कोण होगा वो क्या होगा? इस वाले कोण के बराबर होगा। यानी इन दोनों लाइनें बराबर है तो कोण एक और कोण तीन आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। कोण एक बराबर होगा कोण तीन के। ये नाम दे दो समीकरण एक, ये नाम दे दो समीकरण दो। तो अब हम बोल सकते हैं कि समीकरण एक और दो से कोण एक किसके बराबर है? कोण दो के। कोण एक किसके बराबर है? कोण तीन के। तो कोण एक जो है वो दो के बराबर है और कोण एक क्या है? तीन के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि दो और तीन भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो अतः हम बोल सकते हैं समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से हम बोल सकते हैं कि कोण दो और कोण तीन भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो कोण दो और कोण तीन भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। अब हम बात करते हैं इस त्रिभुज की, एन सी एफ त्रिभुज की बात करते हैं। एन सी एफ, इस त्रिभुज में क्या देखिए कि त्रिभुज का नियम है कि यदि किसी त्रिभुज की, यदि किसी त्रिभुज की, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण जो हैं आपस में बराबर हो जाए तो वो दोनों भुजाएं भी क्या होती है? आपस में बराबर होती हैं।
किसी त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर हो जाए तो वो दोनों भुजाएं भी आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं, जिनके साथ वो दोनों कोण बन रहे हैं। तो इस त्रिभुज में ये दोनों कोण क्या हैं, आपस में बराबर है। ये दोनों कोण आपस में बराबर है तो हम बोल सकते हैं कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। कोण 2 और कोण 3, इसे नाम दे दीजिए समीकरण 3। तो समीकरण 3 से हम बोल सकते हैं कि इस त्रिभुज के ये दो कोण बराबर है, तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, यानी सी एफ जो है वो बराबर होगी एन एफ के। तो सी एफ जो है वो बोल सकते हैं कि किसके बराबर होगी, एन एफ के। सी एफ और एन एफ क्या होगी, बराबर होगी। तो इस त्रिभुज की ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों भुजाएं क्या हैं, आपस में बराबर हैं। अब देखिए ये वाली जो भुजा है वो क्या है, इस द्वारक क्या है, दर्पण का छोटा है। ये जो है दर्पण का द्वारक, ये जो है दर्पण का द्वारक है। तो ये जो दर्पण का द्वारक है वो छोटा है। जब दर्पण का द्वारक छोटा होता है, दर्पण का द्वारक छोटा है, यानी जब ये दर्पण का द्वारक जो है बहुत छोटा होता है, जब दर्पण जो है उसका द्वारक बहुत छोटा होता है, मतलब ये दर्पण है और इसका द्वारक अगर इतना सा मान ले तो प्रकाश किरण ऐसे आती, फोकस से जाती और यहाँ से उसका केंद्र होता। तो ये वाली जो लाइन है वो किसके बराबर होती है, इस वाली लाइन के बराबर। जब दर्पण का द्वारक होगा छोटा तो ये वाली लाइन जो है वो इस लाइन के बराबर होती है लगभग। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या होगी, बराबर होगी। तो जब दर्पण का क्या होगा, द्वारक छोटा होगा, ये द्वारक क्या होगा, छोटा होगा, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाली जो लाइन है वो किसके बराबर होगी, इस वाली लाइन के बराबर होगी। तो दर्पण का द्वारक छोटा है तो क्या होगा, ये वाली जो लाइन है कौन सी, पी एफ जो है वो किसके बराबर होगी, एन एफ के। तो हम बोल सकते हैं कि एन एफ जो है वो किसके बराबर होगी, पी एफ के। तो एन एफ और पी एफ आपस में क्या होगी, बराबर होगी। इसे नाम दे दीजिए आप समीकरण 4। क्या नाम दे दीजिए, समीकरण 4। तो अब हम बोल सकते हैं, वैसे इसे नाम दे दीजिए आप समीकरण 4 और इसे आप नाम दे दीजिए समीकरण 5। तो अब हम बोल सकते हैं समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 में क्या है, सी एफ किसके बराबर है, एन एफ के, और एन एफ किसके बराबर है, पी एफ के। तो एन एफ जो है वो सी एफ के भी बराबर है और किसके बराबर, पी एफ के भी बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि सी एफ और पी एफ भी क्या होगी, बराबर होगी। तो समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 और 5 से हम क्या बोल सकते हैं कि सी एफ और पी एफ क्या होगी, आपस में बराबर होगी। सी एफ बराबर पी एफ, ये दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अब हम आगे लिखते हैं इस वाली लाइन को कि सी से लेकर पी तक की जो दूरी होगी, चित्र से हम लिख सकते हैं सी एफ, सी से लेकर पी तक की दूरी जो है सी पी, उसे अगर हम तोड़ना चाहें दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सी एफ और पी एफ। तो लिख सकते हैं सी एफ प्लस पी एफ। तो ये वाली जो दूरी है इसको हम दो टुकड़ों में तोड़ के लिख दिए, सी पी को सी एफ प्लस पी एफ, सी एफ प्लस पी एफ। तो यहाँ पे देखिए सी एफ और पी एफ क्या है, दोनों बराबर है। सी एफ और पी एफ क्या है, दोनों ही बराबर है। तो इन दोनों की जगह हम कोई भी एक नाम लिख लेते हैं। हम मान लिया पी एफ लिख लेते हैं, तो सी एफ की जगह कभी क्या लिख लेते हैं, हम पी एफ लिख लेते हैं। समीकरण 5, इसे नाम दे दो समीकरण 6। तो समीकरण 6 से, समीकरण 6 से सी पी जो है वो बराबर होगी, सी एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ। तो पी एफ प्लस यहाँ पे क्या है, पी एफ। तो कितनी पी एफ हो गई, सी पी बराबर हो गया 2 पी एफ। तो सी पी, अब देखिए सी पी, सी से लेकर पी तक की जो दूरी है उसे क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल आर, और बराबर 2 पी एफ। पी से एफ तक की दूरी जो होती है उसे क्या बोलते हैं, फोकस दूरी स्मॉल एफ। यही जो संबंध है वो होता है दोनों के अंदर, आर बराबर 2f। तो ये है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि f बराबर क्या आएगा, 2 इधर चला जाएगा तो r बटा 2। तो हम बोल सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, या फिर बोल सकते हैं कि फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है।